अमेरिकी सरकार और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां आने वाले समय में नई पीढ़ी के अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण की योजना पर तेजी से काम कर रही हैं। तो आखिर वे कौन सी विशाल और अत्याधुनिक संरचनाएं होंगी जो मनुष्यों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और काम करने की सुविधा दे सकें? और कौन सी अग्रणी तकनीकें पृथ्वी की कक्षा में जीवन को पहले से कहीं अधिक संभव, सुरक्षित और आरामदायक बना सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 15 बेहद अनोखे और प्रभावशाली अंतरिक्ष स्टेशन विचारों पर नजर डालेंगे, जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर मानवता के भविष्य को नई दिशा देने का वादा करते हैं। नंबर 15, ब्लू ओरिजिन का ऑर्बिटल रीफ। जब तक कि आपका जन्म कल ही नहीं हुआ है, आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि जेफ बेजोस कौन है। आपने शायद परिवार और दोस्तों के साथ टीवी पर उन्हें अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरते हुए भी देखा होगा, जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े सपनों में से एक को साकार किया। लेकिन वो उड़ान केवल एक छोटी सी शुरुआत थी उन विशाल योजनाओं की तुलना में जिन्हें बेजोस मानवता के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। ब्लू ओरिजिन का ऑर्बिटल रीफ एक ऐसा अंतरिक्ष स्टेशन विचार है जिसका लक्ष्य पहले की अंतरिक्ष यात्राओं की तुलना में अधिक सुलभ और समावेशी बनना है। इस वैचारिक स्टेशन को एक लग्जरी ऑर्बिटल होटल के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां लगभग 400 मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। यहां अंतरिक्ष पर्यटक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी एक साथ रह और काम कर सकेंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो ऑर्बिटल रीफ दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल बन सकता है। इस स्टेशन में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण की सुविधा होगी, जिससे मेहमान सामान्य रूप से चल फिर सकेंगे और उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनका भोजन हवा में तैर जाएगा। यहाँ तक कि एक सिनेमा भी होगा जहाँ लोग अपनी पसंदीदा साइंस फिक्शन फिल्में देख सकेंगे और मजाक में कह सकेंगे, देखो मैं सच में वहाँ जा चुका हूँ। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए बेजोस को नासा से लगभग $130 मिलियन की सहायता मिली है और उन्होंने सिएरा स्पेस तथा बोइंग के साथ साझेदारी भी की है। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट यात्रियों को स्टेशन तक लाने और वापस ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उम्मीद है कि इस भविष्य के अंतरिक्ष होटल में 2 दिन की डिलीवरी सेवा भी होगी। नंबर 14, नैनो रैक्स का स्टार लैब। पृथ्वी की निम्न कक्षा में एक और संभावित वाणिज्यिक गंतव्य है स्टार लैब। यह अंतरिक्ष स्टेशन फिलहाल विकास के शुरुआती चरण में है और इसे वॉयेजर स्पेस तथा लॉकहीड मार्टिन मिलकर तैयार कर रहे हैं। नाम भी काफी आकर्षक है, स्टार लैब। सुनते ही रोमांच का अनुभव होता है। इस स्टेशन को इस दशक के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यहाँ नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्री आते जाते रहें, वैज्ञानिक अनुसंधान करें और साथ ही औद्योगिक वाणिज्य गतिविधियां भी संचालित की जा सकें। भले ही यहाँ बड़ी आबादी ना हो, लेकिन स्टार लैब को अंतरिक्ष में एक छोटे शहर जैसा बनाया जाएगा। अब तक जो डिजाइन सामने आया है वो बेहद रोचक है। इसमें एक बड़ा फुलाने योग्य निवास मॉड्यूल होगा जिसे लॉकहीड मार्टिन बनाएगा। इसके साथ एक धातु कनेक्टिंग नोड, ऊर्जा और प्रणोदन प्रणाली तथा एक विशाल रोबोटिक भुजा भी होगी जो आने जाने वाले अंतरिक्ष यानों से माल और उपकरणों को उतारने चढ़ाने में मदद करेगी। अंततः स्टार लैब में जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर साइंस पार्क भी होगा, जहां अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और उत्पादन क्षमता मौजूद होगी। संभव है कि भविष्य में हम ऐसे उत्पादों का उपयोग करें जो अंतरिक्ष में बनाए गए हों। नंबर 13, नॉर्थरोप ग्रमन स्टेशन। हमारी सूची में अगला विचार है नॉर्थरोप ग्रमन का अंतरिक्ष स्टेशन। अभी तक इस स्टेशन का आधिकारिक नाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित ही कंपनी इसे एक शानदार और भविष्यवादी नाम देगी। ये स्टेशन संरचना और कार्यप्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के समान होगा। ये माल परिवहन सेवाएं प्रदान करेगा और एक समय में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सहारा दे सकेगा। समय के साथ ये स्टेशन शोधकर्ताओं, प्रयोगों और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए भी स्थान उपलब्ध कराएगा। इसमें कई डॉकिंग पोर्ट होंगे, जिससे भविष्य में इसका विस्तार आसान होगा। ये परियोजना केवल एक बड़े 3 चरणीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहला भाग है, इसलिए इसके अंतिम स्वरूप की कल्पना करना ही रोमांचक है। हालांकि ये विचार अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन कंपनी ने पहले ही साझेदारियां शुरू कर दी हैं और आने वाले समय में और भी घोषणाएं होने की उम्मीद है। जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो हमारे सामने एक स्वतंत्र रूप से कक्षा में घूमता हुआ अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए तैयार रहेगा और विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। नंबर 12, एक्सियम स्पेस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने लगभग हर किसी की अपेक्षाओं को पार कर दिया है। ये संयुक्त परियोजना मूल रूप से लगभग 15 वर्षों तक चलने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हम उस समय सीमा को बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। ISS अब भी पृथ्वी की कक्षा में सक्रिय है और इसका परिचालन जीवन वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यही बात एक्सियम स्पेस नामक अंतरिक्ष स्टेशन अवधारणा के लिए बेहद सौभाग्यशाली साबित हुई है। एक्सियम स्पेस की योजना है कि वो अपने मॉड्यूल को ISS से अलग करे और उसी को अपने वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन की नींव के रूप में उपयोग करे।
वर्ष 2030 तक जब ये नया स्टेशन पूरी तरह से संचालित होने लगेगा, तब इसका उपयोग योग्य आयतन ISS से 2 गुना, लगभग 1000 घन मीटर होने की उम्मीद है। इसका अर्थ है कि एक्सियम आकार और क्षमता दोनों में अत्यंत विशाल होगा। एक्सियम की टीम को नासा के साथ अपने पहले वाणिज्यिक मॉड्यूल के डिजाइन और तैनाती चरण में सहयोग करने का अवसर मिला है, जिससे इस परियोजना की विश्वसनीयता और भी मजबूत हो जाती है। जब इसका दूसरा चरण शुरू होगा, तब नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समर्पित कई प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। इसका सीधा अर्थ ये है कि एक्सियम स्पेस अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तथाकथित स्पेस कॉमर्स को अंजाम देने का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा और उन वस्तुओं व सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत किफायती विकल्प उपलब्ध कराएगा, जो सामान्यतः केवल नासा के माध्यम से ही संभव होती थी। नंबर 11, वॉयेजर स्पेस होटल। अब तक हमने विज्ञान और अनुसंधान के लिए बनाए जा रहे कुछ रोचक अंतरिक्ष स्टेशन विचारों को देखा, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सिद्धांततः हम सभी के लिए है, बशर्ते आप उसका खर्च उठा सके। वॉयेजर स्पेस होटल को ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है। पूर्ण रूप से संचालित होने पर इसमें लगभग 400 भाग्यशाली और संभवतः अत्यंत समृद्ध मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था होगी। एक विशाल घूर्णनशील रिंग के चारों ओर बने मॉड्यूल अपनी ही कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण शक्ति उत्पन्न करेंगे, जो इस परियोजना को अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाता है। ये बादलों से ऊपर स्थित होगा, लेकिन इसकी अवधारणा पूरी तरह व्यावहारिक है। इस होटल के कुछ मॉड्यूल गेटवे फाउंडेशन द्वारा संचालित किए जाने की योजना है, जो चालक दल के आवास, जलापूर्ति, ऊर्जा और निश्चित रूप से जीवनदायी वायु जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेगा। ये अंतरिक्ष होटल पृथ्वी पर मिलने वाली लगभग सभी सामान्य सुविधाएं प्रदान करेगा, जिम, रसोई, रेस्टोरेंट और बार, ताकि लंबी अवधि का प्रवास भी एक यादगार अनुभव बन सके। और यदि आपको सुविधाएं पसंद ना भी आएं, तो भी आप कार में बैठकर घर वापस नहीं जा सकते। इसलिए पृथ्वी और होटल के बीच 24 घंटे शटल सेवा उपलब्ध रहने की उम्मीद है और कम से कम वहां ट्रैफिक जैम की समस्या नहीं होगी। मेहमानों को नासा के कर्मचारियों और संभावित अंतरिक्ष यात्रियों से मिलने का अवसर भी मिल सकता है, क्योंकि अन्य मॉड्यूल निजी ग्राहकों के लिए आरक्षित रहेंगे। नंबर 10, स्पाइडर स्पेस स्टेशन। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, मानवता कई दशकों से अंतरिक्ष में स्थायी रूप से रहने का सपना देखती आई है। वर्ष 1977 में स्पाइडर स्पेस स्टेशन नामक एक दिलचस्प अवधारणा विकसित की गई थी, लेकिन नाम से भ्रमित मत होइए, ये योजना अंतरिक्ष में मकड़ियों को भेजने के लिए नहीं थी। उस समय उपलब्ध सीमित तकनीक को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को डिजाइन किया गया था और इसे स्पेस शटल के हार्डवेयर का उपयोग करके बनाया जा सकता था। मुख्य ईंधन टैंक से प्राप्त सौर ऊर्जा पैनल इस क्लासिक फ्यूचरिस्टिक स्टेशन को ऊर्जा प्रदान करने वाले थे। पूरी संरचना को एक ही मिशन में आकार देकर संयोजित करने की परिकल्पना की गई थी। स्पेस शटल के मुख्य ईंधन टैंक को संचालन नियंत्रण केंद्र के रूप में उपयोग किया जाना था। स्पाइडर स्टेशन पर हमेशा अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल मौजूद रहता, जिनका अधिकांश कार्य चंद्रमा और मंगल से संबंधित अभियानों पर केंद्रित होता। ये अवधारणा शीत युद्ध के चरम काल में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ा हुआ था, उसी पृष्ठभूमि में विकसित की गई थी। इसलिए इसे अमेरिका की उस अधूरी साम्राज्यिक सोच का हिस्सा भी माना जाता है, जिसमें संघर्ष को पृथ्वी से आगे सितारों तक ले जाने की कल्पना की जा रही थी। नंबर 9, ब्रिक मून। वो कोई चांद नहीं है। ये संवाद 1977 की प्रसिद्ध फिल्म स्टार वॉर्स का एक यादगार वाक्य है, और जब आप इस अगले विचार के बारे में सुनेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि ये पंक्ति यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। ब्रिक मून अब तक ज्ञात सबसे प्रारंभिक अंतरिक्ष स्टेशन अवधारणाओं में से एक थी, जिसे एडवर्ड एवरेट हेल ने 1868 में द अटलांटिक मंथली पत्रिका में प्रस्तुत किया था। आज के समय में ईंटों से बने चंद्रमा का विचार थोड़ा हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन हर महान कल्पना की शुरुआत कहीं न कहीं से ही होती है। हेल ने अपने ब्रिक मून को 200 फीट व्यास वाले एक विशाल गोले के रूप में वर्णित किया था, जो पूरी तरह ईंटों से बना होगा और अंतरिक्ष में जाने का सपना देखने वाले लोगों से भरा होगा। 19वीं सदी में इसे अंतरिक्ष तक पहुंचाने का तरीका क्या होता, ये तो शायद स्वयं कल्पना पर ही छोड़ देना बेहतर है। कभी कभी विचार पहले आते हैं और तकनीकी विवरण बाद में। लेकिन हेल का ये विज्ञान कथा आधारित ब्रिक मून केवल तारों के बीच एक ईंटों का महल नहीं था। उन्होंने इसे समुद्र में नौवहन करने वालों के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में भी देखा, ठीक ध्रुव तारे की तरह, जो पृथ्वी के प्रधान मध्याह्न रेखा के ऊपर एक स्थिर संदर्भ बिंदु प्रदान करेगा। ये यात्रियों को देशांतर की गणना करने में सहायता करता। हेल स्वयं जानते थे कि उनका ब्रिक मून कभी पत्रिका के पन्नों से बाहर नहीं आएगा। फिर भी यदि इसे वास्तव में बनाया जाता तो इसके लिए लगभग 12 मिलियन ईंटों की आवश्यकता होती और लागत लगभग $2.5 लाख आती। एक ऐसी राशि जो आज के मानकों से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की लागत के सामने बेहद छोटी प्रतीत होती है।
नंबर 8, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष स्टेशन। 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला मानव चंद्रमा पर उतारा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी वर्ष उन्होंने अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी। शायद वही मानवता के लिए वो विशाल छलांग हो सकती थी जिसका उल्लेख नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष स्टेशन का विचार इस सिद्धांत पर आधारित था कि स्टेशन अपने केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमेगा और इस घूर्णन से अपना स्वयं का गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करेगा, जिससे भीतर मौजूद लोग अंतरिक्ष में होने के बावजूद जमीन पर मजबूती से खड़े रह सकेंगे। ये विचार इसलिए सामने आया क्योंकि लंबे समय तक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते थे। मांसपेशियों की कमजोरी और हड्डियों की क्षति जैसी समस्याएं आम थी। इसलिए सोचा गया कि यदि अंतरिक्ष में ही कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाया जा सके तो अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन कहीं अधिक आसान और स्वस्थ हो सकता है। स्टेशन का ये कोमल किंतु प्रभावी घूर्णन उन शारीरिक कमजोरियों का मुकाबला करता जो लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के बाद आमतौर पर देखी जाती थी। हालांकि जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, ये कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण विचार कभी वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो सका। इसके स्थान पर हमने ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन विकसित किए जहां भारहीनता बनी रहती है और अंतरिक्ष यात्री विशेष व्यायाम उपकरणों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, जो फिलहाल अधिक व्यावहारिक समाधान साबित हुआ है। नंबर 7, नूरदुंग का लिविंग व्हील। 1929 में जब विज्ञान कथा का अधिकांश संसार कॉमिक्स और सस्ते उपन्यासों तक सीमित था, हरमन नूरदुंग नामक एक दूरदर्शी व्यक्ति ने एक अंतरिक्ष स्टेशन की अवधारणा तैयार की, जिसे उन्होंने लिविंग व्हील नाम दिया। वास्तव में वे उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने किसी अंतरिक्ष स्टेशन का तकनीकी चित्र और विस्तृत खाका तैयार किया। उस दौर को देखते हुए उनका डिजाइन आश्चर्यजनक रूप से व्यावहारिक था। लिविंग व्हील को तारों के बीच मानवता के नए घर के रूप में कल्पना किया गया था, जो पृथ्वी पर मिलने वाले अधिकांश अनुभवों की नकल करता और उसे घर से दूर एक घर बना देता। ये पूरा ढांचा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता, जिसके लिए स्टेशन के केंद्र में एक अवतल दर्पण लगाया जाता जो सौर ऊष्मा को एकत्रित करता। ऊर्जा केंद्र स्टेशन का सबसे बड़ा घटक होता और इसके अतिरिक्त एक वेधशाला तथा एक मशीन कक्ष भी शामिल होते, जो मुख्य आवासीय क्षेत्र से संचार लाइनों के माध्यम से जुड़े रहते। आज के दृष्टिकोण से उनके चित्र कुछ सरल या कल्पनात्मक लग सकते हैं, लेकिन लगभग एक सदी बाद हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां हरमन नूरदुंग की इस क्रांतिकारी कल्पना को वास्तविकता में बदलना पहले से कहीं अधिक संभव प्रतीत होता है। नंबर 6, मैन्ड ऑर्बिटल लेबोरेटरी MOA। 1960 का दशक वो समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध के मध्य चरण में थे। दोनों पक्ष बड़े हथियार, तेज वाहन और तकनीकी श्रेष्ठता की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। सौभाग्य से ये संघर्ष वास्तविक युद्ध में परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन दोनों शक्तियां अंतरिक्ष को भी संभावित रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखने लगी थीं। इसी संदर्भ में अमेरिकी वायुसेना ने मैन्ड ऑर्बिटल लेबोरेटरी या MOL का प्रस्ताव रखा, ताकि ये आंका जा सके कि पृथ्वी की कक्षा में सैनिकों की उपस्थिति कितनी उपयोगी हो सकती है। MOL को पृथ्वी पर निर्मित कर टाइटिंग 2CC रॉकेट के माध्यम से कक्षा में भेजा जाना था। इसकी मूल संरचना में 2 अंतरिक्ष यात्रियों वाला एक यान शामिल होता, जो पृथ्वी से प्रक्षेपित होकर स्टेशन से जुड़ता। अंतरिक्ष यात्री लगभग 1 महीने तक कक्षा में रहते और फिर पृथ्वी पर लौटकर सोवियत गतिविधियों से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते। प्रारंभिक योजना के अनुसार MOL को 1969 के अंत तक सक्रिय किया जाना था। फिर इस समय सीमा को 1971 तक बढ़ाया गया और अंततः ये परियोजना कभी साकार नहीं हो सकी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने अनुमान लगाया था कि MOL के निर्माण, प्रक्षेपण और रखरखाव की कुल लागत लगभग $3 अरब होगी, एक ऐसी राशि जो उस समय भी लगभग अकल्पनीय थी। यद्यपि MOL का विचार तकनीकी दृष्टि से आकर्षक था, लेकिन इसकी जड़ें स्पष्ट रूप से उस दौर की रणनीतिक आशंकाओं और अविश्वास में निहित थीं। नंबर 5, स्पेस फैक्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक कक्षा में मौजूद संरचनाओं का स्वर्ण मानक बना रहा है, लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अंतरिक्ष में होने के कारण इसका रखरखाव बेहद कठिन और महंगा है। इंजीनियरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ये धीरे धीरे पुराना हो रहा है और संभव है कि हम में से अधिकांश के जीवन काल में ही इसे सेवा से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद कुछ नया अवश्य आएगा, और वही अवधारणा है स्पेस फैक्ट्री। पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ी एक सहायक सुविधा के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसका उद्देश्य कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वास्तव में अंतरिक्ष में ही उत्पादन और निर्माण करने वाला एक स्वायत्त, स्वतंत्र रूप से कक्षा में घूमने वाला व्यावसायिक केंद्र बन सकता है। ये उपकरणों और सामग्रियों को स्वयं कक्षा में स्थानांतरित करने में सक्षम होगा और एक खुले अंतरिक्ष वाणिज्यिक गंतव्य के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ ही ये केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटकों और निजी ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगा। हालांकि इसकी यात्रा के लिए लगभग $50 मिलियन के राउंड ट्रिप टिकट की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 4, ट्रांसहैब। गुडईयर अपने विशाल गुब्बारों और एयरशिप के लिए प्रसिद्ध है, तो क्यों न इसी अवधारणा को एक नए स्तर तक ले जाया जाए।
इतना ऊंचा कि वो अंतरिक्ष तक पहुंच जाए। 1961 में, उसी वर्ष जब मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी, गुडियर के इंजीनियरों ने एक फुलाने योग्य अंतरिक्ष स्टेशन की कल्पना प्रस्तुत की। इस स्टेशन को कक्षा में पहुंचाने के बाद इसे वहां फैलाया जाता, ठीक एक रबर के टायर की तरह, जिसमें दबाव युक्त मॉड्यूल होते ताकि वहां रहने और काम करने की जगह उपलब्ध हो सके। पहली नज़र में ये विचार किसी विज्ञान कथा या कार्टून जैसा लग सकता है, अंतरिक्ष में एक विशाल रबर संरचना, लेकिन वास्तव में ये भारी धातु संरचनाओं की तुलना में कहीं अधिक व्यावहारिक समाधान था। ये हल्का था, जिसे कम ईंधन और कम लागत में इसे अंतरिक्ष में भेजा जा सकता था। ट्रांसहैब मॉड्यूल का व्यास लगभग 90 फीट था और इसकी बाहरी परत लगभग 1 फुट मोटी केवलार से बनी थी, जो सूक्ष्म उल्कापिंडों और अंतरिक्ष के कठोर निर्वात वातावरण का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। दुर्भाग्यवश ट्रांसहैब कभी लॉन्च नहीं हुआ, वरना ये दुनिया का पहला अंतरिक्ष डोनेट बन सकता था। नंबर 3, 2001 अ स्पेस ओडिसी। स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी निस्संदेह अमेरिकी सिनेमा की महानतम कृतियों में से एक मानी जाती है। इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनुष्य और मशीन के संबंध और ब्रह्मांड में हमारी स्थिति जैसे गहरे प्रश्न उठाए। लेकिन क्यूब्रिक केवल कहानी तक सीमित नहीं थे। उनकी टीम ने कुछ सबसे प्रभावशाली अंतरिक्षयान और स्टेशन डिजाइन भी प्रस्तुत किए, जिन्हें आज भी प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। फिल्म के रिलीज होने के 50 वर्ष बाद भी उसका प्रसिद्ध 2 चक्रों वाला अंतरिक्ष स्टेशन आज तक किसी वास्तविक संरक्षा से तुलना में पीछे नहीं है। इस स्टेशन की अवधारणा प्रसिद्ध एरोस्पेस इंजीनियर और अंतरिक्ष वास्तुकार वर्नर वॉन ब्राउन के विचारों से प्रेरित थी, जो मानते थे कि घूर्णनशील वृत्ताकार अंतरिक्ष स्टेशन ही मानवता का भविष्य है। इस काल्पनिक स्टेशन का व्यास लगभग 3000 फीट था और इसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित दिखाया गया था। इसकी आंतरिक और बाहरी संरचना का इतना विस्तृत चित्रण किया गया कि हर छोटे से छोटे हिस्से को भी जीवंत बना दिया गया। कौन उस प्रसिद्ध दृश्य को भूल सकता है, जिसमें एक एयर होस्टेस भारहीन वातावरण में तैरते हुए पेन को पकड़ती है और फिर केबिन की दीवारों पर चलते हुए आगे बढ़ती है। ये फिल्म कई ऐसी तकनीकों की भविष्यवाणी कर चुकी थी, जिनका हम आज उपयोग करते हैं, और उम्मीद है कि इसका ये प्रतिष्ठित 2 चक्रों वाला स्टेशन भविष्य के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को वास्तविकता में इसे साकार करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। नंबर 2, ऑर्बिटल रिंग। इस सूची का अगला अंतरिक्ष स्टेशन विचार उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें बचपन में कहा जाता था कि अपने विचारों को बादलों से बाहर निकालो। ऑर्बिटल रिंग सुनने में किसी लोकप्रिय विज्ञान कथा वीडियो गेम से निकली हुई चीज लगती है, लेकिन ब्रिटिश लेखक, वैज्ञानिक और इंजीनियर पॉल बर्च ने 1982 में इस संरचना का प्रस्ताव रखा था और उनके लिए ये भविष्य में पूरी तरह संभव परियोजना थी। ऑर्बिटल रिंग मूल रूप से पृथ्वी के चारों ओर उसकी कक्षा में घूमने वाला एक विशाल अंतरिक्ष लिफ्ट जैसा ढांचा है, जो एक घूर्णनशील केबल प्रणाली का उपयोग करता है। ये केबल पृथ्वी की निम्न कक्षा में ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होगी। बर्च का सुझाव था कि ये केबल पृथ्वी की तुलना में थोड़ी अधिक गति से घूमेगी। इसके साथ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगाए जाएंगे, जो इस रिंग को स्थिर और संचालित रखेंगे। इनसे जुड़ी कई और केबल होंगी, जिन्हें अत्यधिक मजबूत और हल्के पदार्थों से बनाया जाएगा, जिनकी तन्यता शक्ति और भार अनुपात बहुत अधिक होगा। ये सब सुनने में जटिल लगता है, लेकिन मूल विचार बेहद सरल है। पृथ्वी के चारों ओर एक परिवहन प्रणाली जो आपको पूरे ग्रह के किसी भी हिस्से तक पहुंचने की अनुमति दे। केवल शर्त यह है कि पहले आपको अंतरिक्ष तक पहुंचना होगा, फिर इस प्रणाली का उपयोग करके वापस पृथ्वी पर उतरना होगा। सबसे बड़ी चुनौती इसे बनाना है, लेकिन यदि मानवता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी परियोजना को संभव बना सकती है, तो शायद एक दिन ऑर्बिटल रिंग भी वास्तविकता बन सकती है। हालांकि ये विशाल संरचना एक महंगी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी कल्पना जैसी लगती है, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोध छात्रों ने 4 दशकों से अधिक समय तक इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया है। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि ये कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। नंबर 1, रिंग वर्ल्ड्स। अंतरिक्ष एक विशाल और अनंत विस्तार है, और भले ही ये हमारे जीवन काल में ना हो, लेकिन एक दिन मानवता निश्चित रूप से मेगा स्ट्रक्चर और विशाल अंतरिक्ष आवास बनाएगी। उनमें से एक अवधारणा है रिंग वर्ल्ड। इस विचार में सूर्य जैसे एक तारे के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के बराबर त्रिज्या वाला एक कृत्रिम रिंग बनाया जाता है। ये रिंग घूमती है और इस घूर्णन से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य इस पर रह सकते हैं जैसे किसी ग्रह पर रहते हैं। ये भी एक ऐसा विचार है जो किसी विज्ञान कथा, उपन्यास या पुराने वीडियो गेम जैसा प्रतीत होता है। लेकिन जैसे जैसे मानवता बहुग्रही प्रजाति बनने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रही है, इस तरह की अवधारणाएं पहले से अधिक गंभीरता से ली जा रही हैं। लोकप्रिय संस्कृति में रिंग वर्ल्ड कई रूपों में दिखाई दे चुका है, और कई वैज्ञानिक भी भविष्य की परियोजनाओं के लिए इससे प्रेरणा लेते हैं।
वर्तमान समय में रिंग वर्ल्ड पूरी तरह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, लेकिन ऐसे युग में जहां डायसन स्फीयर जैसे विचारों पर भी शोध हो रहा है, किसी भी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। और जिस गति से मानव सभ्यता और तकनीक आगे बढ़ रही है, हमें भविष्य के लिए एक वैकल्पिक योजना की आवश्यकता पड़ सकती है। वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी हो तो कृपया हमें एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो ला सके। आपका दिल से धन्यवाद।